ओके, हाय एवरीवन। चलिए नया टॉपिक चालू करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। कभी इंक रहते ही नहीं यार इनमें। देखिए, दो लाइन के बीच में अगर अपने को एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले समझो क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस मतलब दो लाइंस दूंगा मैं, उनके बीच में आपको एंगल निकालना है। ये रही लाइन नंबर 1। ठीक है, आई होप दिख रही होगी। बहुत बेकार फिगर दिख रहा है ना। इंक लाना पड़ेगा यार, विनायक जाके लेके आओ यार इंक। जस्ट वेट, ओके। ओके, एक बार और ड्रॉ कर देते। देखिए, दो लाइंस के बीच में अगर अपने को एंगल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मेरे पास दो लाइंस है। ठीक है, मान लो ये रही पहली लाइन और ये रही दूसरी लाइन। मुझे क्या करना है? इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो इन दोनों के बीच में एंगल ये आ रहा है ना। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एंगल ये भी तो आ रहा है। दोनों के बीच में एंगल आप कैसे बता सकते हो कि ये आ रहा है? दो दो एंगल आ रहे हैं ना, एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा, है ना। तो हम कौन सा निकालेंगे? मैंने कहा हम हमेशा एक्यूट निकालेंगे। हम हमेशा एक्यूट निकालेंगे और उसको निकालने का तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो हमारा टारगेट क्या है? टारगेट पता चल गया, वी नीड टू फाइंड थीटा, है ना। अच्छा, बस ये थीटा निकालना है हमको। अब वो थीटा कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। चलिए, मान लो कि ये जो पहली वाली लाइन है इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा 1 है। दूसरी वाली लाइन का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन अल्फा 2 है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये पहली वाली लाइन जो है इसका अगर इंक्लिनेशन अल्फा 1 हुआ तो क्या इसका स्लोप जो होगा उसको मैं tan अल्फा 1 बोल सकता हूँ? यही होता है ना, इंक्लिनेशन का टेंजेंट वैल्यू ही तो स्लोप होता है। और इसका स्लोप कितना हो जाएगा? m2 अपन कितना बोल देंगे? tan ऑफ अल्फा 2। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइंड क्या करना है मुझे? थीटा। चलो, थोड़ा सा अपन है ना इसमें ज्योमेट्री देखते हैं। यहाँ से मैं एक डमी एक्स एक्सिस बनाता हूँ जो कि एक कंस्ट्रक्शन कहलाएगा, अ लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो मैंने डॉटेड लाइन बनाया, ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो, ध्यान से देख के बताइएगा, कि यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना होगा? नहीं, ध्यान से देखो, अल्फा 1 ही होगा ना। अल्फा 1 ही होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अरे ये वाला एंगल, ये दोनों पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, तो ये पूरा बड़ा सा एंगल जो हुआ वो कितना हो गया? अल्फा 1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, व्हाट विल बी दिस एंगल? ये सिर्फ अल्फा 2 होगा। बेटे ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा, है ना, अल्फा 2। ओके, तो ये जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? दिस थीटा विल बी, यस, दिस विल बी बड़ा वाला अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अच्छा, तो मुझे थीटा निकालना था, और थीटा मुझे इतना पता चल गया है कि दिस इज अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, राइट। अब थीटा निकालना, अच्छा ठीक है, हमको अल्फा 1 और अल्फा 2 के टर्म्स में थीटा निकालना था, तो वो तो मिल गया। अगर मुझे दोनों लाइन का इंक्लिनेशन पता है, देखो ध्यान से सुनो जो भी मैं बता रहा हूँ, है ना। अगर मुझे दोनों लाइन का इंक्लिनेशन एंगल पता है, अल्फा 1 अल्फा 2, तो कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों इंक्लिनेशन का डिफरेंस होता है। लेकिन इंक्लिनेशन नहीं दिया रहेगा आपको, आपको स्लोप दिया रहेगा। आपको m1 दिया होगा, आपको m2 दिया होगा, तो है ना, आपको tan थीटा, सॉरी, थीटा निकालना होगा m1 m2 के टर्म्स में। थीटा निकालना रहेगा m1 m2 के टर्म्स में। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अपन m1 m2 के टर्म्स में लाने के लिए यहाँ पे tan अल्फा 1 यहाँ पे tan अल्फा 2 बनाना चाहेंगे, राइट।
tan अल्फा 1 tan अल्फा 2 बनाने के लिए मेरे को दोनों तरफ tan ले लेना चाहिए। मैंने क्या करा, दोनों तरफ tan ले लिया। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ LHS इज इक्वल टू tan ऑफ RHS। अच्छा, tan ऑफ RHS में ये फॉर्मूला आ गया tan ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। सही है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? tan ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है? गुड। tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस, यार ये सर डरा क्यों रहे हैं? tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 2, राइट। अच्छा, और इधर हो जाएगा tan ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। अच्छा, tan अल्फा 1 क्या था? m1। tan अल्फा 2 क्या था? m2। तो जहाँ जहाँ tan अल्फा 1 है वहाँ m1 डाल देता हूँ, यहाँ पे m2 डाल देता हूँ, तो अपने पास एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला बन जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। यही हमारा फाइनल फॉर्मूला रहेगा। एक मिनट यार, ठीक है, यही हमारा फाइनल फॉर्मूला रहेगा, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अच्छा, अपने को क्या निकालना था? दो लाइंस के बीच का एंगल, मतलब अपने को क्या निकालना था? थीटा, ठीक है। हमको निकालना था थीटा इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2। क्या हम थीटा निकाल पाए? टेक्निकली नहीं, बिकॉज हमने थीटा नहीं निकाला, हमने थीटा का tan वैल्यू निकाला है। अब अपने को कैलकुलेटर से चेक करना पड़ेगा कि मान लो जैसे कि अपन ने tan थीटा निकाला और tan थीटा खूबसूरत आ गया, जैसे कि √3, तो आपको पता चल जाएगा कि थीटा क्या रहेगा? 60 डिग्री। बट अगर tan थीटा खूबसूरत नहीं आया, लेट अस से tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया, तो अपने को नहीं पता ना कौन से थीटा के लिए 2 होता है। तो या तो आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे, जो कि आपका अलाउड नहीं, या तो आप इन्वर्स के फॉर्म में लिखोगे। तो इसको इन्वर्स के फॉर्म में लिखने का बस तरीका बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में मत घुसना। ऐसा मत सोचना कि इसका डीप में मीनिंग क्या होगा, बस आप इतना सोच लो कि इन्वर्स में हम ऐसा लिख सकते हैं। ये tan है, आप इमेजिन करो कि ये tan इस तरफ जाएगा तो tan इन्वर्स बन जाएगा। रिपीट, ये वाला tan RHS में जाएगा तो tan इन्वर्स बन जाएगा। तो tan इधर से हटेगा तो यहाँ पे सिर्फ थीटा रह जाएगा, और उधर जाएगा तो tan इन्वर्स ऑफ RHS हो जाएगा। तो आप थीटा को tan इन्वर्स ऑफ 2 भी लिख सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स आपको tan इन्वर्स 2 का एंगल में क्या वैल्यू होगा या डिग्री में क्या वैल्यू होगा वो अगर पता करना है तो उसके लिए अपने को कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। बट अपने को कैलकुलेटर तो पूछा नहीं जाएगा, दिया नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको tan इन्वर्स 2 में ही छोड़ देंगे। आपको ऑप्शन में डेफिनेटली tan इन्वर्स 2 के फॉर्म में मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल आता है कि मान लो कि tan थीटा का वैल्यू √3 आया, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 60 डिग्री, पक्का? अच्छा, अगर tan थीटा का वैल्यू माइनस √3 आ जाता है बाई चांस, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 120 डिग्री। थीटा क्या होता है? लाइन के बीच का एंगल। लाइन के बीच का एंगल या तो एक्यूट होगा या तो ऑब्ट्यूज होगा, है ना। नेगेटिव में अपन नहीं देते हैं, नेगेटिव में थोड़ी देंगे, यहाँ पे कोई रेफरेंस थोड़ी है जिससे अपन नीचे ऊपर सोच रहे। तो 60 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कितना होगा? 60 का कजिन 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब अगर √3 आंसर आया तो अपना थीटा का वैल्यू आएगा 60 डिग्री एक्यूट, और अगर माइनस √3 वैल्यू आया तो 120 डिग्री आ रहा है ऑब्ट्यूज। ओके, तो लाइन के बीच का एंगल इस केस में, ये वाले केस में 60 डिग्री आ रहा है, मतलब जो भी लाइंस है उनके बीच में एंगल 60 डिग्री अपने को नजर आ रहा है। अच्छा, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो हर लाइन के बीच में दो एंगल होते हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। हर लाइन के बीच में दो एंगल होते हैं, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। तो एक्यूट एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ओके, अच्छा, अगर ये वाला आंसर आता है तो क्या रहा होगा, अपन उस बारे में बात करते हैं। tan थीटा माइनस √3 आ रहा है, मतलब थीटा 120 डिग्री रहा होगा, तो ज़रूर अपने पास ये ऑब्ट्यूज एंगल आ गया इस बार। तो एक्यूट एंगल क्या रहा होगा? एक्यूट एंगल 60 डिग्री रहा होगा। अरे केस तो दोनों ही सेम है ना, केस तो दोनों ही सेम है। देखा जाए तो एक बार थीटा का वैल्यू अपने को एक्यूट आ गया, एक बार ऑब्ट्यूज आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि tan का वैल्यू जब भी नेगेटिव आएगा वो ऑब्ट्यूज होता है। tan का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो ऑब्ट्यूज है, पॉजिटिव आ गया तो एक्यूट है। लेकिन इसमें दुनिया में कन्फ्यूजन होने लगा, लोग बोलने लगे कि सर कभी एक्यूट आ रहा है कभी ऑब्ट्यूज आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा करो कि हमेशा एक्यूट आए। हमेशा एक्यूट लाने के लिए मैंने क्या बोला कि यार जो भी वैल्यू आती है ना उसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू लो, उसका आप मॉडुलस वैल्यू लो। बड़ा आसान है, मान लो आपका आंसर -√3 भी आया ना तो भी उसका आप मॉड ले लो। आपका आंसर -2 आया तो भी मॉड ले लो, आपका आंसर +1 आया तो भी मॉड ले लो, -1 आया तो भी मॉड ले लो, क्योंकि उससे आपको हमेशा एक्यूट एंगल मिलेगा। आप टेंशन ही मत लो ऑब्ट्यूज का, ऑब्ट्यूज निकालो ही मत ना, आप एक्यूट निकालो हमेशा।
आप मॉड ले लो, मॉड लेने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो एक्यूट आएगा, तो लाइन के बीच का आपको एक्यूट एंगल मिल जाएगा, और जैसे ही एक्यूट मिल गया उसको 180 से माइनस कर देंगे, ऑब्ट्यूज मिल जाएगा। अगर कोई पूछता ही है कि ऑब्ट्यूज क्या है तो 180 से माइनस कर दो तो आपको ऑब्ट्यूज मिल जाएगा। तो हम लोग हमेशा एक्यूट निकालेंगे, हम लोग हमेशा एक्यूट कैसे निकालेंगे, मॉड लेके, ठीक है, मॉड ले लेंगे, एक्यूट निकाल लेंगे। एक्यूट निकाल लिया, अगर क्वेश्चन वाले ने बोला है कि नहीं ऑब्ट्यूज निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, 180 माइनस एक्यूट कर देंगे, ऑब्ट्यूज आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो tan थीटा का जो भी वैल्यू होगा उसमें अपन एक मॉड लगा देते हैं। ये फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद रखना है ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, बड़ा आसान है याद रखना। tan a माइनस b के फॉर्मूले जैसा है, tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 1 tan अल्फा 2, वही वाला ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, एकदम सेम फॉर्मूला है, बस एक मॉड लगेगा बाहर, और आपको इससे एंगल नहीं मिल रहा है, एंगल का tan वैल्यू मिल रहा है ना, एंगल नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एंगल का tan वैल्यू मिल रहा है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो जो मैंने लिखा है अभी उसको आप लिखना स्टार्ट करो, ये मैंने आपको सिर्फ रफ एग्जांपल समझाया है, ठीक है। समरी ये है कि हम लोग मॉडुलस लेते हैं और आपको पॉजिटिव एंगल मिलेगा, दैट इज एक्यूट एंगल मिलेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उसमें माइनस साइन ले लेना, सॉरी मॉडुलस साइन ले लेना, और 180 से माइनस कर दोगे तो ऑब्ट्यूज भी मिल जाएगा। इतना लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग लिखेंगे इस बात को, लिखिए, until the angle between the lines are not, ये लिखो, is not 90 degree, there will always be two angles between a line. One acute and other obtuse. बड़ी आसान सी बात लिखी मैंने, जो चीज़ समझा रहा था कि दो एंगल होते हैं, एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में मॉडुलस लगा लेंगे ताकि हमको हमेशा एक्यूट मिले। तो देखो, वी हैव पुट मॉडुलस in the formula, we have put modulus in the formula to get acute angle always, ठीक है। अब अगर आपको बाय चांस ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए, to get acute angle always, है ना, now to get obtuse angle, subtract theta from 180 डिग्री, है ना, या फिर पाई रेडियन, जो भी है, डिग्री में रेडियन में जैसे आप डील कर रहे हो। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो हो जाएगा दैट विल बी पाई माइनस थीटा। ओके, अच्छा देखो हर कोई यहाँ पे प्लीज़ सामने देखो, बहुत ध्यान से देखना। अगर m1 और m2 बराबर होते, बहुत ध्यान से देखना है ना, अगर m1 और m2 बराबर होते तो इसका मतलब ये वाला अल्फा 1 और ये वाला अल्फा 2 बराबर होता, स्लोप बराबर है, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बराबर रहा होगा। तो अगर
स्लोप बराबर होता या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बराबर होता तो क्या आप ऐसा कह सकते थे कि दोनों लाइंस पैरेलल होती, क्योंकि ये भी अल्फा 1 होती और ये भी अल्फा 1 होते, है ना। दोनों लाइंस पैरेलल होती, दोनों के बीच में एंगल क्या था, पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। इसको पर फॉर्मूले से देखते, अगर m1 और m2 बराबर हुआ तो यहाँ पे m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, 0, मतलब tan थीटा कितना आ जाएगा, 0, मतलब tan थीटा 0, इसका मतलब थीटा 0 रहा होगा, 180 नहीं। हाँ, मैंने आपको लिखा है ना, स्लोप 0 से 180 होता है, 180 पे ओपन होता है, 0 पे क्लोज्ड होता है, मतलब आप 0 लोगे 180 नहीं लोगे। अच्छा, ये डाउट पूछ रहा है क्या यार, सर सॉरी आई हैवंट सॉल्व मॉड्यूल, ठीक है ना, कोई बात नहीं कोमल, आज मैं DPP 1 दूंगा, पहले वो करो, DPP 2 करो, DPP 3 करो, उसके बाद आपको देखो क्या गजब कॉन्फिडेंस आता है स्ट्रेट लाइन में। तीनों DPP इतनी शानदार बनाई हुई है, टोटल 120 क्वेश्चन है, 120, 40 40 40, बहुत शानदार तरीके से बनाई है, ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है, और आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सारे बेसिक्स एक बार में ब्रशअप हो जाएंगे, ठीक है। फिर मॉड्यूल करेंगे अपन, मॉड्यूल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मॉड्यूल ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, बट DPP कर लोगे ना तो आपसे मॉड्यूल आराम से हो जाएगा। खैर, मैं आपको क्या बता रहा था, अगर दोनों लाइन का स्लोप बराबर हुआ तो इसका मतलब tan थीटा कितना आएगा, 0 आएगा, और tan थीटा 0 मतलब दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है थीटा वो 0 आ गया, और दो लाइन्स के बीच में एंगल 0 कब आता है, जब दोनों पैरेलल हो, है ना। अच्छा चलिए, तो इस बात को हम लिखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होगा, सोच के देखो, फिर से सुनो, दो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होगा, बिल्कुल यार, क्योंकि थीटा 0 आ रहा है, मतलब m1 m2 बराबर है ना, m1 m2 बराबर है, मतलब दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है। पहले अपन इस बात को लिख लेते हैं, लिखो नोट, इफ m1 इक्वल्स टू m2 then tan theta is equal to 0 डिग्री या 0 रेडियन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, implies theta equals to 0, that is lines are parallel to each other, lines are parallel to each other। ये पहला नोट, दूसरा नोट, सब आगे देखेंगे, अगर आपने लिख लिया तो आगे देखो प्लीज, यहाँ पे देखो, अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये पूरी RHS जो हो जाएगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, और tan थीटा भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। tan थीटा नॉट डिफाइंड कौन से एंगल में होता है, 90 डिग्री में। अच्छा, मतलब अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो थीटा क्या रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। फिर से बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो RHS नॉट डिफाइंड, मतलब tan थीटा नॉट डिफाइंड, tan थीटा 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा, मतलब लाइंस पैरेलल हो जाएगी, थीटा 90 मतलब लाइंस, सॉरी नॉट पैरेलल, परपेंडिकुलर हो जाएगी। सोच के देखो ना, लाइंस के बीच में 90 डिग्री एंगल हुआ तो दोनों के बीच का थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री, tan थीटा 90, tan थीटा tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, मतलब डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 रहा होगा। खैर, इसको अपन अच्छे से देखते हैं, अगर m1 प्लस m2, अगर m1 प्लस m2 का वैल्यू -1 हो गया, सोचो -1 हो गया तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, अच्छा, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या π/2 रेडियंस, अपन तो रेडियंस में ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली अपने को, दैट इज द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब अगर कोई दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, अगर कोई दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। सोच के देखो, अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो जो इसका स्लोप है और जो इसका स्लोप है, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, है ना। अगर मैं आपको बोलता हूं कि कोई लाइन है मेरे पास, कोई लाइन है जिसका छोड़ो वो भी सोचो,
ऐसे और इसको अच्छे से देखते हैं अपन। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो क्या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि m1 विल बी इक्वल टू -1/m2? बिल्कुल कह सकते। मतलब m1 क्या होगा, नेगेटिव इनवर्स ऑफ m2। समझो इस चीज को, नेगेटिव इनवर्स ऑफ m2 मतलब m1 जो होगा वो m2 के इनवर्स का नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है इसका मतलब एक स्लोप दूसरे स्लोप का रेसिप्रोकल रहा होगा, रेसिप्रोकल का नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, अच्छा मतलब अगर मैं बोलता हूँ दो लाइंस परपेंडिकुलर है, उसमें से किसी एक का स्लोप दे दिया तो दूसरे का स्लोप आपको फ्री मिलेगा, फ्री। अगर मैंने आपको बोल दिया कोई एक लाइन है उसका स्लोप 2 है, तो एक ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा, हम बोलेंगे कि इसका नेगेटिव इनवर्स। तो पहले इनवर्स लिया और फिर चुपके से नेगेटिव लगाया, समझ में आ रहा है? तो ये लाइन का स्लोप है और उससे परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उसका स्लोप डेफिनेटली -12 रहा होगा। आ रही बात समझ में? अगर किसी लाइन का स्लोप 3 है तो उसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव इनवर्स। ठीक है, अगर किसी लाइन का स्लोप किसी लाइन का स्लोप अगर 1/7 है तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी इसका स्लोप क्या होगा, पहले 7 1/7 का उल्टा लो, लिया, फिर इसमें माइनस लगा। ठीक है, तो अगर किसी लाइन का स्लोप मिलता है मुझे तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मुझे 3 मिलता है ना। आप ऐसे ही जज कर सकते हो कि उसका नेगेटिव इनवर्स होगा। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, या ऐसा सोच लो एक स्लोप दूसरे स्लोप का नेगेटिव इनवर्स होगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान भी है, मुश्किल नहीं है। लिखो यहाँ तक, ये 2 पॉइंट्स लिखिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा रैपिड फायर खेलूँ, है ना, रेडी हो रैपिड फायर के लिए? देखो एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि एक लाइन है मेरे पास, देखिए आगे मैं आपको एक लाइन देता हूँ, पहले तो 4x + 3y + 5 = 0। ठीक है, सबसे पहला सवाल, है ना, कुणाल आपसे है सबसे पहला सवाल। पीछे क्या देख रहे हो, आज आया नहीं है? हाँ कुणाल, आप ऑनलाइन वाले कुणाल, बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑनलाइन की थोड़ी थोड़ी, है ना। बताइए मुझे कि इसका स्लोप क्या होगा। बोलना पड़ेगा, कमेंट तो मैं देखूंगा ही नहीं। हाँ, बोलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चले। नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं देखा जाएगा। और अभी तो फिर भी ऑफलाइन ऑनलाइन चल रहा है, जब प्योरली ऑनलाइन होगा तो बाहर निकाल दूंगा लेक्चर से। हर किसी को बता रहा हूँ, जो भी माइक नहीं ऑन करेगा, है ना, शर्माने वाली हरकतें करेगा, ठीक है, कि नहीं सर मुझे बहुत शर्म आती है, मैं रानी मुखर्जी हूँ, तो बाहर निकाल दिया जाएगा आपको लेक्चर से। बेटा ये विच वन, क्या ये इसका विच वन? कुणाल यादव आपकी ही बात कर रहा हूँ। हाँ सर, हाँ, 3/4। कितना? 3/4 3/4? स्लोप होगा उसका। अच्छा, वेदांत आप बताओ इसका स्लोप क्या होगा 4x + 3y + 5 का? प्रेजेंट हो वेदांत? बेटा तुम तो एक ही वेदांत हो। कोमल इसका स्लोप बताओ मुझे 4x + 3y + 5 का। -4/3। वेदांत प्रेजेंट हो एब्सेंट हो, टाइप करके बताओ, लिख के बताओ। ये सब करो तुम ऑनलाइन में, देखो हम सबकी हालत खराब कर दूंगा। 4x + 3y + 5 क्या आएगा इसका स्लोप? -4/3। सही है। अच्छा, अगर इस लाइन का स्लोप -4/3 है तो इसके पैरेलल अगर कोई लाइन में बनाता हूँ, इसके पैरेलल अगर कोई लाइन में बताता हूँ तो उसका स्लोप कितना होगा? देखो m पैरेलल लिखा है मैंने ना, समझ जाना आप लोग। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन क्या होगा अगर इसका -4/3, तो पैरेलल लाइन का स्लोप भी सेम होगा भाई, -4/3। पैरेलल लाइन के स्लोप सेम होते हैं।
और अगर मैं बोलता हूँ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, वो कितना हो जाएगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि 3x माइनस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लाइन है, तो पहली बात तो इस लाइन का स्लोप बताओ, फिर इस लाइन के पैरेलल लाइन का स्लोप बताओ, मैं जिससे पूछूंगा वही बताना, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताओ। ठीक है, ओके। हाँ सुहानी बेटा, आप प्रेजेंट हो ऑनलाइन? नहीं, मैसेज तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैसेज तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं ओपन ही नहीं करने वाला हूँ, वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ बस। प्लीज ट्राई टू स्पीक। आवाज नहीं आ रही मुझे। वेदांत तुम आए वापस, नींद से उठे? चलो वेदांत तुम थोड़ी देर बाहर रहो। यस सर। हाँ वेदांत, कहाँ हो? यस। अब बताओ मुझे तुम कि ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप क्या है? स्लोप आवाज नहीं, हाँ बोलो। सर माइनस नहीं 3/y, नहीं 3/b। एक दिन में भूल जाते हो यार तुम लोग, क्या करूँ मैं तुम लोगों का, समझ में नहीं आता। क्या -3/? 3/b। क्या 3/? बी। सॉरी बेटा, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। 3/? सर टाइप करूँ क्या? नहीं नहीं, बोलो 3/? बी। पी? बी नहीं है वो, 6 है। कहाँ है भाई, तुम एकदम सो रहे हो क्या? सर नहीं सर, मुझे वो बी लगा। ओके 1/2 होगा फिर। 1/2 होगा। बी नहीं है वो, 6 है यार, मैं बोल तो रहा हूँ अच्छे से। हाँ तेजस बताओ मुझे, इस लाइन का स्लोप क्या है? सर -7/3। माइनस 7/3। 7/3? बाप रे बाप, -7/3 कहाँ से आ गया यार? इसलिए आपकी बैच में सिलेबस पीछे रहता है। देखो इधर मैं ही बता देता हूँ यार, गलती होगी पूछ लिया आप लोगों से, सीख लो। कंफर्ट जोन में ही रहो अपने का, सब लोग कंफर्ट जोन में रहो, बर्बाद हो जाओगे एकदम, किसी काम के नहीं। बाहर निकलने का टेंशन ही नहीं है तुमको। एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट, ठीक है, ये किया अपन ने, और उसमें एक नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, हाफ आ जाएगा। इस लाइन का स्लोप जो है दैट इज हाफ, और इसके पैरेलल जो लाइन है उसका स्लोप भी सेम रहेगा। परपेंडिकुलर का उल्टा कर दो और नेगेटिव ले लो। सीख लो अभी, कल फिर से हक दोगे। एक दिन में भूल जाते हो यार। लिखो अगला, 4x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ इसका स्लोप क्या हो जाएगा? x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट और नेगेटिव। और क्या बताऊं मैं यार, इसमें ऐसा क्या है जो याद नहीं रह पा रहा तुमको? हाँ जरा सी बात बता रहा हूँ, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट डिवाइड करके नेगेटिव लेना है, वो स्लोप हो जाता है। पैरेलल लाइन का स्लोप चलो ठीक है, अभी अभी सिखाया मैंने तो वो पूछ नहीं रहा हूँ मैं आपसे, कल की चीज पूछ रहा हूँ। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? -4/5, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 5/4। ठीक है, समझ गए ये चीज? अच्छा अच्छा, एक चीज सीखेंगे अपन, है ना, यहां से देखेंगे अपन।
एक और नोट लिखवा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन लिखो मत, तुम लोग देखो बस। स्लोप कौन डिसाइड करता है पता है? सिर्फ ये वाला हिस्सा। ये कांस्टेंट जो है ना वो भाड़ में गया, इसका कोई काम नहीं होता है, इसका कोई काम नहीं होता है स्लोप निकालने में 3 का। सिर्फ x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट जो है ना वो स्लोप डिफाइन कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि किसी लाइन की इक्वेशन है 4x + 5y + 3 = 0, तो इसके पैरेलल जो भी लाइन रहेगी, लाइन पैरेलल टू ax + by + c = 0, है ना। देखना ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं इसके पैरेलल जो भी लाइन रहेगी उसका भी स्लोप क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब उसका भी ये वाला हिस्सा तो सेम रहा होगा। सोच के देखो, क्योंकि स्लोप तो इसी से आता है ना, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट, तो उसका ये वाला हिस्सा जरूर सेम रहा होगा, ठीक है। तो मतलब जो लाइन इसके पैरेलल रही होगी वो लाइन में 4x + 5y तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। बस फर्क किसका होगा? कांस्टेंट का। कांस्टेंट कुछ और हो सकता है तो उसको अपन लैम्डा मान लेंगे। तो लाइन पैरेलल टू ax + by + c कैन बी अज्यूम्ड एज ax + by, और यहाँ पे बस c चेंज हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? लैम्डा निकालने के तरीके हमको गिवन होंगे, अपन निकाल लेंगे किसी न किसी तरीके से। अगर आपको बोलता है लाइन पैरेलल टू सम लाइन, तो आपको क्या करना है? वही लाइन लिख देना है, बस कांस्टेंट बदल देना है, क्योंकि इसका स्लोप भी -a/b और इसका भी -a/b है ना, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लाइन परपेंडिकुलर। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। अब एक और बात करो कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है ना, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? जो लाइन का स्लोप है वो -4/5 है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो रहा है? इसका उल्टा हो जा रहा है। बेटा ध्यान से देखो प्लीज, 4/5 का उल्टा 5/4 हो जा रहा है। मतलब हो क्या रहा होगा? अगर अपन थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी उसमें जो x का कोएफिशिएंट है ना और जो y का कोएफिशिएंट है उनकी अदला बदली हो गई होगी, अदला बदली हो गई होगी, क्योंकि अपन क्या करते हैं यहाँ पे 4/5 कर रहे हैं, है ना, और इधर 5, हाँ इधर 4/5 कर रहे हैं और इसमें 5/4 कर रहे हैं। साइन का मैं देखता हूँ, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ माइनस प्लस का मैं आपको खुद सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लाइन परपेंडिकुलर टू ax + by + c = 0, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन जो होगी ना, देखो वो कैसी होगी। ये a अभी x का कोएफिशिएंट है और b y का है, इनकी अदला बदली कर देते हैं, तो अभी क्या हो जाएगा? bx हो जाएगा और ay हो जाएगा, ठीक है। और बीच में जो प्लस साइन है ना उसको माइनस कर दो, अपने आप सब सेटल हो जाएगा। अच्छा, समझ में आ रहा है? करा क्या अपन ने? देखो इसका स्लोप बताओ मुझे, इसका स्लोप बताओ क्या आएगा? -a/b। अगर मैं बोलता हूं कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताओ, इसकी परपेंडिकुलर लाइन, तो अपन इसी का नेगेटिव इन्वर्स करेंगे ना, तो b/a कर देंगे और नेगेटिव लगा देंगे, तो नेगेटिव है ही पहले से, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना आना चाहिए? b/a। अगर ये वाली लाइन में लिखता हूं तो इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? देखते क्या b/a आ रहा है या नहीं, वो चेक करते हैं। तो b/-a का नेगेटिव, b/-a का नेगेटिव आ रहा है ना, बिल्कुल। तो फंडा क्या है कि आपन ने क्या करा, x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया, बीच में माइनस साइन लगा दिया, ये आ गई इक्वेशन। कांस्टेंट जो है वो कुछ और हो सकता है, जैसे यहाँ पे लैम्डा था, यहाँ पे भी लैम्डा या फिर म्यू लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना हिस्सा जो है वो अपन आराम से लिख सकते हैं लाइन का, परपेंडिकुलर लाइन का। तो समरी ये हो गया इस बात का कि अगर आपको इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन लिखना है, इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन लिखना है, तो क्या करो, इतना हिस्सा जो है उसमें अदला बदली कर दो, बीच में नेगेटिव साइन लगा दो, तो b को इधर पहुंचाया, a को उधर पहुंचाया, ठीक है। सिर्फ कोएफिशिएंट को, x तो यहीं पे है, bx + ay, तो सॉरी bx और ay कराओ, बीच में माइनस कर दिया, ठीक है, प्लस म्यू। तो लाइन परपेंडिकुलर टू ax + by + c कैन बी रिटन एज दिस, ऐसे लिखा जा सकता है उसको, ठीक है। ये दो नोट्स आप जो है आराम से लिख लो, ये भी आपने नहीं लिखा होगा, लिख लिया करो भाई, लिखते लिखते थोड़ा सा समझ लिया करो। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मत लिखो, बट उतना आप लिख सकते थे, लिखो अभी फास्ट। तुम लोग गजब इंसान हो यार, बिल्कुल नोट्स रिवाइज नहीं करते हो।
बिल्कुल नोट्स रिवाइज नहीं करते हो, मेरे को समझ में आ गया है, घर जाते हो और सो जाते हो। मतलब जनवरी आ गया, अभी तक एकदम कंफर्ट जोन में हो भाई कि लाइफ एकदम बस अच्छे से चले, टेंशन ना आए लाइफ में। क्वेश्चन लिखते हैं अगला, लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरा 100% कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 and passing through 1, 3. ठीक है, करे सॉल्व। एक ऐसी इक्वेशन निकालनी लाइन की जो इसके पैरेलल हो। देखो 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 एक लाइन है, इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन में 2x plus 3y तो होगा ही होगा, क्योंकि स्लोप सेम होना है, तो 2x plus 3y तो यहाँ पे होना ही चाहिए, बस यहाँ पे कुछ और होगा लैम्डा। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। बस आपको लैम्डा पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। कैसे लैम्डा पता करें? 1,3 उस लाइन पर रखा हुआ है, मतलब ये वाली लाइन जो है ये अपने को गिवन है और ये वाली लाइन जो है ये अपने को निकालनी है, लेकिन ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये डॉटेड लाइन निकालनी है अपने को, ये 1,3 से पास कर रही है, ऐसा कुछ गिवन है। तो डेफिनेटली ये डॉटेड लाइन पे 1,3 पॉइंट रखा हुआ है तो सेटिस्फाई करेगा। मतलब अपन ने अगर यहाँ पे 1,3 रखा तो 0 हो जाना चाहिए LHS। आ रही बात समझ में? तो अगर अपन x की जगह 1,3 रखेंगे, सॉरी x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे तो LHS जो भी आ रहा है वो 0 हो जाना चाहिए, बिकॉज द पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, तो देखते हैं लैम्डा क्या आएगा आपके पास। 2, 9, 11 और उधर जाके -11। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन जो आ रही है, ये वाली लाइन की इक्वेशन जो आ रही है फाइनली, ये आपका जो भी आंसर है दैट विल बी 2x plus 3y minus 11 equals to 0। आ रही बात समझ? ठीक है, लिखो अगला, अगला क्वेश्चन लिखो। यहाँ तक तो लिखे ही होगा ना, फाइंड द इक्वेशन कर रहे, वही कर रहे ऑफ द लाइन perpendicular to 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 and passing through the point 1, 2।
ऊपर वाला लिख लिया, नीचे वाला लिखो और खुद से करो सॉल्व। मेरे को आंसर नहीं पता, आप निकाल के रख लो, फिर अपन मैच कर लेंगे। देखिए कोई एक ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसमें डेफिनेटली क्या होगा, 3 और 2 उल्टा कर दो, 3x और 2y और बीच में प्लस है तो साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस कर देते, है ना। अच्छा यहाँ पे अपने को म्यू निकालना पड़ेगा एक, बस ये वाला हिस्सा तो अपना सॉर्टेड है, ये तो आ चुका है, बस यहाँ पे कांस्टेंट निकालना है। तो ये पॉइंट 1,2 से पास कर रहा है, तो डेफिनेटली 1,2 डालेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, +1। 7 कहाँ से आ रहा था, बहुत बढ़िया, नर्क में जाओगे बेटा ऐसे करोगे। 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। हाँ -1 गलती से आ गया भाई, कर रहा हूँ। सुहानी आपने भी -7 लगा दिया क्या, प्लस साइन ले लिया, बीच में साइन चेंज करना जरूरी है। यहाँ पे +1 ही तो लिखा है, सही तो लिखा है भाई। अच्छा यहाँ, हाँ ठीक है। देखो अगला टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग इनफाइनाइट स्लोप। समझ गए तुम, एकदम सही समझ गए, तुम भी समझ गए क्या, हाँ। देखो बड़े आराम से इसको अपन समझ लेंगे। ये वाला टॉपिक मैं अभी जब समझाऊंगा ना तब आप लोग लिखना मत, क्योंकि इसमें लिखने का कुछ है ही नहीं, मैं बस बोलूँगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं ऊपर वाला लिख लिया आपने कि चाहिए टाइम, लिखो लिखो। देखो अगर मैं एक लाइन बना देता हूँ ऐसे, है ना, जिसका x एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री बन रहा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है। और मैं एक ऐसी लाइन बना देता हूँ जिसका x एक्सिस के साथ एंगल 89.99999999 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो पहला सवाल, क्या हम बोलेंगे कि ये लाइन परपेंडिकुलर x एक्सिस के, यस। क्या हम बोलेंगे ये लाइन परपेंडिकुलर x एक्सिस के, यस बिल्कुल बोलेंगे, ऑलमोस्ट। क्योंकि अब ना 89.9999 जो है डेफिनेटली वो 90 के बराबर नहीं है, बट ना इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 90 के बराबर बोल ही सकते हो। एक बहुत अच्छा डिबेट ये भी होगा कि 89.999 या 89.9 बार और 90 के बीच में कोई भी नंबर बताओ, 89.9 बार और 90 के बीच में कोई भी नंबर बताओ, बता ही नहीं पाओगे, सोचो। या तो ऐसा बोलता हूँ मैं आपको 0.9 बार और 1 के बीच में कोई नंबर बताओ, नहीं बता पाओगे ना, तो फिर तो आप इनको इक्वल कह सकते हो। तो इक्वल ना हो के भी इक्वल है, समझ रहे हो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, बट सबसे अच्छा डिबेट है कि इनके बीच में कोई नंबर ही नहीं है, तो आप इन दोनों को बराबर मान सकते हो, ठीक है। अच्छा मान सकते हो, होते नहीं है बट मान सकते हो। खैर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, tan ऑफ
एग्जैक्ट 90 डिग्री विच विल बी नॉट डिफाइंड। यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि स्लोप क्या होगा तो tan ऑफ 89.9 बार डिग्रीज कितना हो जाएगा ये प्लस इन्फिनिटी। ये तो अपने को आता है, ट्रिग्नोमेट्री में tan का ग्राफ पढ़ा है अपन ने, 90 से जस्ट पहले इन्फिनिटी पे जाता है ग्राफ। तो यहाँ पर स्लोप क्या रहा है, नॉट डिफाइंड, यहाँ पर स्लोप क्या रहा है, इन्फिनिटी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो भी लाइन परपेंडिकुलर है, और अगर 89.99999 डिग्री है तो भी लाइन परपेंडिकुलर है। दूसरी बात, अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, और अगर अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री है तो स्लोप इन्फिनिटी होगा। तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर परपेंडिकुलर लाइन हम किसको माने, स्लोप नॉट डिफाइंड को परपेंडिकुलर बोले या स्लोप इन्फिनिटी को परपेंडिकुलर बोले। ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये भी परपेंडिकुलर है और आप तो बोल रहे हो सर ये भी अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर में माने किसको। मैं कहता हूँ दोनों मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। क्वेश्चन वाला आपको बोलेगा, क्या बोलेगा, क्वेश्चन वाला बोलेगा कि एक लाइन है जिसका स्लोप इन्फिनिटी है, एक लाइन है जिसका स्लोप इन्फिनिटी है, तो कौन सा ग्राफ, 89.99999 वाली लाइन। और अगर आपको बोलता है एक लाइन है जिसका स्लोप नॉट डिफाइंड है, तो बोलो कोई बात नहीं, 90 डिग्री है, दोनों ही परपेंडिकुलर कहलाएगी, दोनों ही लाइन परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब आप मेरे से पूछोगे सर ज्यादातर क्या आता है, बुक्स में क्या लिखा होता है, क्वेश्चंस में क्या लिखा होता है, क्या क्वेश्चन में इनफाइनाइट स्लोप लिखा होता है या फिर नॉट डिफाइंड स्लोप लिखा होता है। ज्यादातर ये लिखा होता है, आपको बोलेगा एक लाइन है जिसका स्लोप इनफाइनाइट है, तो आप समझ जाना कि अच्छा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ज्यादा लोड नहीं लेना, अपने को बस दिमाग में बेसिक फर्क पता होना चाहिए कि इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क पता है, अच्छा। ज्यादातर पूछेगा आपको कि लाइन का इनफाइनाइट स्लोप है, मतलब लाइन इज परपेंडिकुलर, एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म। ज्यादातर यही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसको आप लिख लो अच्छे से। दोनों लाइन को आप परपेंडिकुलर ही मानोगे, बट क्वेश्चन वाला आपको स्लोप के बारे में बोलेगा कि इनफाइनाइट स्लोप है या नॉट डिफाइंड है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग इनफाइनाइट स्लोप्स के नीचे हम लोग 2 या 3 इंपॉर्टेंट नोट्स लिखेंगे, मुझे पता नहीं कितने लिखेंगे, जो जो याद आते जाएगा मैं लिखवाते जाऊँगा। देखो, सबसे पहली बात, अगर किसी भी लाइन में इफ बोथ द लाइन्स, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, इफ, और समझते जाना है ना, इफ बोथ द लाइन्स हैव इनफाइनाइट स्लोप। शार्पनर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? लड़कियों के पास ही हो, तुम्हारे पास है शार्पनर, किसी के पास है? तुम क्या बोल रहे थे, किसने चुरा लिया? शार्पनर, इरेजर, ये कभी खत्म नहीं होता है, खराब नहीं होता है, चुरा लिया जाता है। अच्छा। चलो, if both lines have infinite slopes, both lines have infinite slopes। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास 2 लाइंस है, ठीक है, पहली लाइन है m1, उसका स्लोप है इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या हो गया, वो लाइन इनफाइनाइट स्लोप वाली जो है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी, है ना। और एक और लाइन है, वो भी, उसका भी स्लोप इनफाइनाइट है, मतलब वो भी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दोनों आपस में पैरेलल होगी?
एकदम आसान सी बात है, यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं। दोनों लाइन का इन्फिनिट स्लोप है, मतलब दोनों आपस में पैरेलल है। दोनों आपस में पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके बीच का एंगल क्या होगा? हाँ, अरे इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 होता है ना, ठीक है। इफ बोथ लाइंस हैव इनफिनिट स्लोप देन एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 0 डिग्री या 0 रेडियन। अभी डिग्री रेडियन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता 0 को तो। देखिए इधर क्या हुआ था, m1 जो है वो भी इन्फिनिटी पे गया टेंड, और m2 भी इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा था। अगर m1 जो ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान दो, अगर m1 भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और m2 भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अच्छा आपको पता है ना, इन्फिनिटी पे इक्वल का साइन नहीं लगाते अपन, पाप होता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं इन्फिनिटी का वैल्यू क्या है। जिसका वैल्यू नहीं पता उससे इक्वेट कैसे कर सकते, है ना। तो दोनों पे टेंडिंग का साइन लगाते हैं कि भाई इन्फिनिटी की तरफ ये भाग रहा है, बड़ा नंबर हो चुका है, ठीक है। तो अगर m1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी और m2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, सॉरी, if m1 is tending to infinity and m2 is finite, जो मैंने गलत लिख दिया था, m2 is finite, ठीक है, मतलब एक स्लोप इनफाइनाइट है, एक स्लोप फाइनाइट है, तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा वो निकालना है। क्या निकालना है अपने को? लाइन के बीच का एंगल क्या होगा वो निकालना है। देन एंगल बिटवीन द लाइन, देखो कैसे निकालेंगे एंगल बिटवीन द लाइन। देखो कैसे निकालेंगे, एक स्लोप इनफाइनाइट है, एक स्लोप फाइनाइट है। अगर फिगर बनाना चाहूँ मैं पहले तो फिगर बना देता हूँ कि एक स्लोप इनफाइनाइट है, मतलब परपेंडिकुलर है उसका स्लोप, परपेंडिकुलर उसका इंक्लिनेशन, तो ये मान लेते हैं m1 विच इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और एक स्लोप फाइनाइट है, मतलब वो कुछ तिरछा होगा ऐसे, ठीक है। अच्छा दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो आ रहा है इस बार पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। तो वो एंगल निकालना है मुझे थीटा। देखते हैं, टैन थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, ये वाला m2 जो है वो फाइनाइट है, मतलब इसको अपन गिन सकते हैं। तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, का मॉडुलस। तो टैन थीटा ये हो जाएगा m1 माइनस m2। हाँ अभी सुनो मेरी बात, एक क्वांटिटी m1 जो है वो इन्फिनिटी है और एक फाइनाइट है। थोड़ा सा छोटा लिख दिया मैंने, बट कोई बात नहीं। मैं आपको सिखा रहा हूँ एक चीज़, पहली बार लाइफ में एक चीज़ सिखा रहा हूँ। कभी भी आपको कोई एक क्वांटिटी इन्फिनिटी की तरफ दिखती है तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे? सोचो, यहाँ पे मैंने m2 का वैल्यू मान लो 2 है, मान लो 2 है, और m1 का वैल्यू कितना? इन्फिनिटी, ठीक है। दिमाग लगाओगे, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस 2 इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी इंटू 2, फिर से इन्फिनिटी, तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी। काट मत देना, काट मत देना, है ना। आंसर 1 मत बोल देना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 1 नहीं होता है, क्योंकि ऊपर वाला इन्फिनिटी हो सकता है छोटा इन्फिनिटी, नीचे वाला इन्फिनिटी बड़ा इन्फिनिटी। ऊपर दिख रहा है इन्फिनिटी माइनस 2 और नीचे क्या है 2 इन्फिनिटी प्लस 1, मतलब इन्फिनिटी का डबल कर दिया और फिर 1 ऐड कर दिया। तो हमको नहीं पता आंसर क्या आएगा। तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, जो जिसके लिए अपन एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लिमिट्स, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये सब मैथमेटिकल एम्बिग्यूटी होती है। बहुत सालों तक लोग परेशान हुए थे कि होता क्या। फिर जब इनके बारे में पता चला तो एक चैप्टर बना दिया गया जो अपन 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, कभी भी आपको ऐसा दिखे कि कोई एक हिस्सा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो डिवाइड बाय दैट। कहने का मतलब है कि m1 और m2 में से कौन इन्फिनिटी है? m1। तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को m1 से डिवाइड कर दो। देखो काम आसान हो जाएगा। कैसे? अगर मैंने न्यूमरेटर को m1 से डिवाइड करा तो पूरा न्यूमरेटर बाय m1 करेंगे, मतलब m1 माइनस m2 अपॉन m1 करेंगे, राइट, अपॉन 1 प्लस m1 m2 अपॉन m1। फायदा क्या हुआ उससे? लेट्स सी, देखो ये m1 अपॉन m1 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा m2 अपॉन m1। यहाँ पे देखिए 1 बाय m1 प्लस m1 m1 कैंसिल हो जाएगा इधर जब डिवाइड करेंगे, तो m2 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है, मैं सिखा चुका हूँ आपको ये चीज़।
कि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाए, जान ले लेगा वो 2 की, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी इज वेरी 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 बिग नंबर, तो 2 की जान ले लेगा वो, 0 कर देगा उसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो इधर m2 अपॉन m1, ये जो m1 है डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया, मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो गया, 0। तो ऊपर क्या लिखा, 1 माइनस 0, है ना। मैं ये वाला पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस 0, और नीचे क्या आ गया, 1 बाय m1, देखो 1 बाय इन्फिनिटी, ये फिर से क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस m2, 0 प्लस m2 मतलब m2, तो tan थीटा आपके पास डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1 बाय m2। मतलब अगर आपको एक स्लोप इन्फिनिटी दिया जाता है और एक स्लोप फाइनाइट दिया जाता है, आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिलेगा आपको, बट उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा, जो भी इन्फिनिटी वाला हिस्सा है उससे डिवाइड कर दिया, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन m2। मतलब 1 अपॉन जो भी फाइनाइट वाला स्लोप है ना, वो जो भी फाइनाइट वाला स्लोप है, अगर वो 2 है, 1/2 आ गया आपका आंसर, खत्म, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया, थीटा आ गया tan इनवर्स ऑफ हाफ, है ना। आप डायरेक्टली याद रख सकते हो अगर कि एक इन्फिनिटी और एक नॉट इन्फिनिटी फाइनाइट है, तो आंसर क्या होता है, 1 अपॉन फाइनाइट वाला स्लोप, tan थीटा का वैल्यू। याद नहीं रख सकते हो तो तरीका याद रखो, जो भी इन्फिनिटी वाला हिस्सा उससे डिवाइड कर दो, बार बार ड्राइव कर दो। मैं क्या करता हूँ, मैं तरीका याद रखता हूँ, ये मैं भी भूल जाता हूँ कई बार, है ना। भूल जाओगे भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तरीका हमेशा याद रहेगा। तो आई ऑलवेज डिवाइड बाय m1, 2 सेकंड लगते हैं यहाँ पे पहुँचने में, जितना मेमोरी बचा सकते हो केमिस्ट्री के लिए बचा लो, ठीक है। तरीका याद रखो। सर अगर ऐसा केस होगा कि दोनों ग्राफ अगर एक ग्राफ नॉट डिफाइंड हो और दूसरा इंफिनिटी हो तो ऐसा थोड़ी होगा यार, कभी नहीं होगा, हायर क्लास में कभी नहीं होगा, अभी आप हायर क्लास में ही हो इससे हायर में नहीं जाओगे, 12वीं में इससे भी नहीं 12वीं होगा, से भी नहीं होगा। नॉट डिफाइंड वाला केस बस मैंने समझा दिया, नॉर्मली आपको हमेशा इन्फिनिटी ही पूछा जाता है, ठीक है। सर हमारा क्लास कैसे मतलब हमारे क्लास होने के बाद और कौन से बैचेस होते हैं? आपकी क्लास होने के बाद और कौन सी बैचेस होती है, वाकड होता है, हाँ। इधर पूरा 2:30 के बाद, 2:30 के बाद में हाँ। फिर वो जूनियर क्लासेस होती है, 8 9 10th। हाँ, तो फाउंडेशन तो खैर सैटरडे को होता है, 8 9 10th होता है, उसमें मैं 10th में बस लेता हूँ एक क्लास, और फिर इवनिंग में आपका 11th का ही इवनिंग का बैच है, वो भी ऑफलाइन है? वो ऑनलाइन हो रहा है अभी, ऑफलाइन होता है, हाँ ऑफलाइन होता है, सारे बच्चे रहते हैं। कुछ ही बच्चे आते हैं, वो लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, उनका सीक्वेंस सीरीज चल रहा है अभी तक, अच्छा हाँ उस दिन वो जो क्वेश्चन था उसका ही था। बोर्ड में लिखा होगा ना, हाँ सीक्वेंस सीरीज चल रहा है अभी तक उनका, ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, बहुत पीछे है वो लोग, बहुत पीछे, 3 ही लेक्चर मिलते हैं ना, तो उनमें क्या करना पड़ता है, बहुत, आप कभी आना शाम वाली बैच में गलती से, जूम में ही आ जाना, इतना फास्ट पढ़ाता हूँ मैं, इतना फास्ट पढ़ाता हूँ, कोई और ऑप्शन ही नहीं ना। मॉड्यूल डिस्कशन के लिए शाम को नहीं, वो तो खैर मॉड्यूल डिस्कशन कंबाइंड था, वो मॉर्निंग का ही था, वो रखा शाम को था। पढ़ाई करते सर वो बच्चे। उसमें से यार एक 2 स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ाई करते, बाकी 2 स्टूडेंट का मेरे को समझ में नहीं आता है, वो ऑनलाइन में रहते, नालायक है, मतलब ऑनलाइन में रहते हैं और फिर 3 दिन में से 1 दिन आएंगे, 2 दिन गायब हो जाएंगे, और फिर बोलेंगे कि सर मुझे फीवर था, कुछ भी बहाना मार देंगे। मुझे पता है अभी जब ऑफलाइन चालू होगा ना, उनको कुछ नहीं आता होगा, सिंसियर नहीं है, बाकी 2 बच्चे बहुत सिंसियर है उसमें। आगे बढ़ते हैं। टाइम हो गया क्या?
ठीक है, लास्ट में रह गया क्या सर? नहीं नहीं हो गया, सारा हो गया। हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 1, 2 and making an angle of 45 degree with the line टू एक्स प्लस 3y is equal to 10। एक लाइन है 1, 2 से पास कर रही है और 45 डिग्री का एंगल बना रही है 2x प्लस 3y प्लस -10 है। ओके देखो नहीं इक्वल्स टू 10, -10 भी बोल सकते हैं उसको। देखो क्या है, जो लाइन है वो ये है, उसका स्लोप मैं m1 मान लेता हूँ। ध्यान से देखो सब आगे, ये लाइन का स्लोप m1 है। अब एक और लाइन है ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। रफ फिगर बना रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, रफ फिगर है। ठीक है, ये दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। मतलब क्या होगा, इसका स्लोप m1 मान लेते हैं, इसका स्लोप तो मेरे को इक्वेशन के साथ फ्री मिलेगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, m2। m2 क्या हो जाएगा -2/3। ठीक है, अच्छा तो दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल आ जाएगा tan थीटा, वो क्या होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा लाइन के बीच का एंगल कितना है 45, तो क्या यहाँ पे मैं tan 45 लिख दूँ 1 डिग्री। तो ये आ जाएगा m1 प्लस 3m1 प्लस 2/3 तो कट जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 2m1। सोच के देखना है ना, सही लिखा है मैंने, एकदम सही लिखा है, कैलकुलेशन है बस, डरो मत। अब इसको सॉल्व करने के लिए मॉड हटाओगे, मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा, जैसे ही मॉड हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस बटेगा। तो इसका मतलब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो m1 में दो वैल्यूज आने वाली है, एक बार +1 के साथ एक बार -1 के साथ कैलकुलेशन करोगे, तो +1 के साथ करो फिर -1 के साथ करो, दो वैल्यूज आएगी m1 की। ठीक है, दोनों ही स्लोप रहेगी। करके बताऊँ? हाँ वो आप करो। एक m1 का वैल्यू आ जाएगा -5 और एक वैल्यू आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो मतलब आपको ऐसी दो लाइन मिलेगी जो इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना सकती है। ठीक है, ऐसी दो लाइन मिलेगी जो इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, आपका होमवर्क है कि आपको पूरा डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करना है, 40 क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग खुद से सोचना कि किसी भी लाइन का, चलो करो खुद से सॉल्व करो, मिलते हैं अपन। लाइन बोल रहा था मैं, ट्राइंगल के बारे में कुछ बोलने वाला था, बट सॉल्व इट योरसेल्फ। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, थैंक यू।